हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 91 चैनल पे। देखिए आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 10 कर रहे हैं और देखिए इसके जो सारे क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए पेपर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके यूपीपीसीएल में आए हैं। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये आपके यूपीपीसीएल में आए हुए हैं। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये ट्रिपल सी लेवल के ही क्वेश्चन हैं। तो इसलिए इनको करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए क्यों? क्योंकि ये हमको क्वेश्चन फिर से दोबारा कभी ना कभी इसमें अपने पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए इनका देखना और समझना बहुत ज़रूरी था कि किस तरीके के ये क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, इसमें सारे मिक्स क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो लिखा है डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग, कॉल बेंच, थॉमस एल्वा एडिसन और एडवर्ड टेलर। देखो जब हमारी बात चल रही है कि कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की, तो इनके हो जाएंगे ये अलान एम ट्यूरिंग। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए असेंबलर का काम क्या होता है, हमसे ये पूछा जा रहा है। देखिए जब हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी अपने ये यूपीपीसीएल के कंप्यूटर की, उसके बाद मैंने आपको एक बहुत अच्छे से एक दिन समझाया था कि असेंबलर का क्या काम होता है, इंटरप्रेटर का क्या काम होता है, और हमारा जो है एक और होता है उसका काम क्या होता है। ये कन्वर्टर होते हैं। ठीक, असेंबलर और इंटरप्रेटर और एक और देखिए उसका नाम नहीं याद आ रहा है, एकदम से अचानक से दिमाग से निकल गया। चलिए कोई नहीं, वो तीनों जो होते हैं कंपाइलर, हाँ तीसरा नाम होता है कंपाइलर। तो ये चारों क्या, तीनों क्या होते हैं, ये हमारे हमेशा अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करते हैं किसके, मशीनी लैंग्वेज में। तो ये मैंने बताया भी था कि कौन कितना कितना कन्वर्ट करता है, ये सब मैंने वहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छे से बताया। तो जिसने भी अभी तक मेरे कंप्यूटर के वीडियोस नहीं देखे, आप लोग जाइए पुराने सारे वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट में सारे अवेलेबल हैं। आप लोग सारे एक से लेके एक देखिए। आप तक जब आप सारे एक देख लेंगे तो आप जब अब करेंगे आके, जैसे आपने अभी देख लिया, उसके बाद जैसे आप कल का सेट पेपर करेंगे तो उसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको ऐसे ही बिल्कुल याद होंगे। चलिए, तो देखो असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करना। देखिए ये किस में है, देखिए असेंबली लैंग्वेज को जो है यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ये हमारा असेंबलर का काम होता है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 है, निम्न में कौन सी कंप्यूटर पद नहीं है? देखो ये बाइनरी कोड, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज है। क्या है ये? लैंग्वेज है। ठीक, मांड, एनालॉग और चिप, ये हमारे उसके पद होते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये उनका पार्ट है, उसके काम करने के तौर तरीके के लिए ये उसको कहा जा रहा है। तो बाइनरी कोड जो होता है, बाइनरी कोड हमारे 0 और 1 होता है। और लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज जो होती है, जो मशीनी लैंग्वेज यानी कि यांत्रिक भाषा, कंप्यूटर जिसको समझता है वो सिर्फ इसी को समझता है। हम कुछ भी उससे कहेंगे तो वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा किस में, 0 और 1 में। वो सिर्फ 0 और 1 को ही समझेगा, उसके बाद में वो काम करेगा। तो याद रखिएगा इसको। तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बाइनरी कोड। अच्छा, इसके ऑप्शन भी ऊपर नीचे हैं, बहुत सही। सॉरी, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा, मैं तो अब ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ कि इसके तो ऑप्शन भी ऊपर नीचे हैं। रुकिए एक सेकंड, ये इसका आंसर मैं ही गलत बता रहा हूँ। ठीक, देखिए जब पूछ रहा है कंप्यूटर का पद नहीं है, तो देखिए ये एनालॉग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एनालॉग कंप्यूटर जो होता है खुद में एक तरीके का कंप्यूटर होता है। क्या होता है? ये खुद एक तरीके का कंप्यूटर होता है। बाइनरी कोड, मांड और चिप, ये हमारे कंप्यूटर के सारे पार्ट हो जाते हैं। वो अलग की बात है कि ये लैंग्वेज जो है उसमें काउंट एकदम से ऐसे पार्ट पूछा जाएगा, पार्ट में काउंट नहीं करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे एनालॉग दे रखा है, तो जब एनालॉग दे रखा है तो एनालॉग में आप खुद सोचिए, जब एनालॉग कंप्यूटर होते हैं हाइब्रिड और इस तरीके के जो आपके कंप्यूटर होते हैं ना, तो एनालॉग कंप्यूटर होता है। तो वो जब कंप्यूटर है तो वो कंप्यूटर का पार्ट थोड़ी ना हो सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य। रैम की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए ये सेकंड वाले ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है। देखो टेलीफोन के माध्यम से कह रहा है, किसमें? बाइनरी, यानी कि 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा तो उसके लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ पाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली होती है कि जब ये कन्वर्ट कर रहा है किस में, बाइनरी में, और कौन कर रहा है? टेलीफोन। तो जब टेलीफोन शब्द आ जाता है तो याद रखिएगा उसका आंसर हमेशा मॉडेम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 6,
कौन सा डिवाइस डीएमए चैनल का सपोर्ट करता है। देखो डीएमए जो चैनल होता है, ये याद रखिएगा, जो डीएमए होता है हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा साउंड के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? साउंड के लिए। ये जो है ये याद रखिएगा, ये होता है साउंड के लिए। तो जब ये साउंड के लिए होता है तो जो भी कहीं पे भी जब भी हमें इसको आंसर देखने को मिलेगा तो जहाँ पे भी इसका साउंड से रिलेटेड होगा वही होगा। अब देखिए इसमें भी जो है हमारे आंसर ऊपर नीचे हैं, उसको चलिए इग्नोर करते हैं और इसका जो आंसर है वो देखते हैं क्या सही होगा। अच्छा, इसका डाटाबेस मैनेजमेंट डीएमए, ठीक है, सॉरी, सिर्फ ये उसके लिए नहीं होगा, सिर्फ साउंड के लिए अकेला जो है साउंड के लिए नहीं आएगा। ये किसके लिए आएगा? ये हमारे उन सभी पार्ट्स के लिए आएगा जो इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए जो डीएमए होता है, डीएमए की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, सॉरी, देखिए डीएमए की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस वो किसके किसके माध्यम से करेगा? देखिए वो नेटवर्क मॉडेम के माध्यम से भी कर सकता है, नेटवर्क कार्ड से भी कर सकता है और साउंड कार्ड से भी कर सकता है। तो इसके लिए इसकी सही फुल फॉर्म जो हो जाएगी, ये मतलब डीएमए का उपयोग जो है वो सभी के लिए हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन 7 है अपने वाणिज्यिक रूप में उपलब्ध रैम के रूप में कर सकते हैं। वाणिज्यिक रूप में रैम की बात कर रहा है, तो देखो रैम, तो जो वाणिज्यिक रूप आ जाएगा, जब वाणिज्यिक रूप आ जाता है तो SIMM और DIMM दोनों हमारे लिए जाते हैं। जब वाणिज्य रूप की बात करता है तो हमारे दोनों को काउंट किया जाता है रैम के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है CRT क्या होता है। देखो CRT क्या होता है? CRT एक तरीके का हमारा इस तरीके से जो है कंप्यूटर होता था, जो कि हमारे जिसमें पीछे ऐसा करके कुबड़ टाइप में निकला होता था और ये मेज़ पे रखने के लिए बहुत सी जगह लेता था और ये बिजली भी ज़्यादा खाता था। अब तो LED है, LCD है और ये सब चीज़ें आ चुकी हैं, तो अब इसको तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, ये तो बचा ही नहीं है, किसी किसी के पास है, वरना अब तो ये ख़त्म ही हो गया है। और इसके पिक्सल्स भी उतने अच्छे नहीं थे। तो इसको हम लोगों की फुल फॉर्म क्या थी CRT की? CRT की फुल फॉर्म थी कैथोड रे ट्यूब, ठीक। फिर देखिए उसी के नीचे देखिए LCD की भी फुल फॉर्म आ गई कि LCD का फुल फॉर्म क्या होती है। देखो जो LCD की फुल फॉर्म होती है वो होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन ऑप्टिकल मीडिया का एक प्रकार है? हमसे ऑप्टिकल मीडिया का एक प्रकार पूछ रहा है। देखो ये जो ऑप्टिकल मीडिया का जो प्रकार होता है वो होता है FDD। और FDD होता क्या है? FDD होता है ये फ्रिक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स होता है। क्या होता है? फ्रिक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स। तो जो ऑप्टिकल मीडिया का जो प्रकार होता है ये FDD होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइबर ऑप्टिक डाटा ट्रांसफ़र का एक क्या फ़ायदा है? ये क्या फ़ायदा हमको देता है? देखो जैसे आज के टाइम में आपने देखा होगा कि इस समय पे आपको जब घर में वाईफाई लगवाते हैं तो जियो का वाईफाई लग रहा है, एयरटेल का वाईफाई है, इस तरीके से डेन वेन, ये बहुत से आपके वाईफाई देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमको कौन सी देते हैं? ये हमको फाइबर लाइन देते हैं। कौन सी? फाइबर लाइन। तभी इनकी स्पीड क्या होती है? कम रेट में बहुत हाई स्पीड होती है। तो जब ऑप्टिक डाटा ट्रांसफ़र करने का क्या फ़ायदा होगा कि हमारी हाई स्पीड होगी, तेज़ डाटा संचरण होगा। क्या हो जाएगा? तेज़ डाटा संचरण हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए OSI मॉडल की पहली लेयर कौन सी होती है? हमसे ये पूछा जा रहा है जो उसकी पहली लेयर होती है। तो उसकी पहली लेयर होती है ये फिजिकल लेयर होती है, ठीक। तो जो पहली लेयर होती है वो फिजिकल लेयर होती है। दूसरी लेयर जो होती है वो नेटवर्क ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक। फिर तीसरी लेयर जो होती है वो सेशन की होती है और चौथी प्रेजेंटेशन की होती है और पांचवी हमारी एप्लीकेशन। तो इस तरीके से ये एक एप्लीकेशन का जो है पूरा चार्ट होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि पहले हमारी कौन सी होती है? फिजिकल लेयर होती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 IVP4 जो है IVP4 इसका जो कितने बिट का होता है हमको ये बताना है। चलिए ये क्वेश्चन तो कई बार अभी तक आ चुका है, तो अभी तक तो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कि IVP4 जो है एड्रेस कितने बिट का होता है। ये हमारा होता है 32 बिट का,
याद रखिएगा। देखिए अभी तक ये बहुत बार आ चुका है, हम लोगों ने जितने सेट पेपर किए हैं उसमें हर दूसरे या तीसरे सेट पेपर में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि जब ये प्रीवियस ईयर के कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में जहाँ पे भी कंप्यूटर का लेवल आपको 50 क्वेश्चंस का मिलेगा और ट्रिपल सी लेवल का मिलेगा, वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। और आप देख रहे होंगे कि जो हम लोग पेपर कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, वो हम लोग बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहे हैं, उनके क्वेश्चन यहाँ पे फंसते हैं। ठीक है, देखिए अब हमसे पूछ रहा है DHCP का फुल फॉर्म। देखिए DHCP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। देखिए जी याद रखिएगा, जब भी लास्ट में पी आता है तो उसमें 100 में 99% जो होता है ये प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्रोटोकॉल वाले पहले निकाल लें, जो बचे उनको हटा दीजिए। देखिए इसमें प्रोटोकॉल ये रखिए, इसमें कंट्रोल पावर इसको हटा दीजिए। तो अभी तो ये हट गया, अभी इनमें से कोई नहीं हटा। फिर है डायनेमिक होस्ट कंट्रोल। देखिए ये कंट्रोल नहीं, सी से कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। TCP और IP। देखिए जो TCP और IP ये पूछा जा रहा है हमसे, क्या है? देखिए मैंने बताया था कि जब भी लास्ट में P आता है तो इसका मतलब प्रोटोकॉल होता ही होता है। 90 मतलब 10 में 90 बार कम से कम, नहीं तो 100 में आप 99 समझिए, 100 में 99 बार आपको प्रोटोकॉल ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये प्रोटोकॉल ये हो सकता है। ये सूट लिखा है, इसको हटा दो। ये पैकेज है, इसको भी हटा दो। फिर ये कम्युनिकेशन मीडिया है, इसको भी हटा दीजिए। देखो प्रोटोकॉल हमको एक में ही मिल रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये। देखिए TCP जो होता है वो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखिएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आप लोग चाहो तो इसको लिख लीजिए। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए फिर 16 नंबर। वह प्रक्रिया जिसमें जब पंज की आवश्यकता होती है वह उसे मेमोरी में लाया जाता है। तो ये किसको मेमोरी में लाया जाता है? देखो ये होता है हमारा जब जिसमें एक पंज की आवश्यकता होती है वह उसे मेमोरी में लाया जाता है। तो ये डिमांड पंजिंग में लाया जाता है। ये किस में? डिमांड पंजिंग में लाया जाता है। देखिए सेगमेंटेशन में नहीं लाया जाता, डिमांड पंजिंग इसमें लाया जाता है, फ्रेगमेंटेशन ये भी नहीं, पेज रिप्लेसमेंट नहीं। अच्छा देखिए इसमें भी ऊपर नीचे ये हमारे जो आंसर दे रखे हैं ये ऊपर नीचे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसका जो आंसर है वही लगाइएगा कि इसका आंसर जो है वो C सही है, लेकिन है दूसरे नंबर पर क्या? डिमांड पंजिंग। ठीक, चलिए पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा सेट पेपर में एक बार आ चुका है। फीफो शेड्यूलिंग क्या है? देखो जो फीफो शेड्यूलिंग जो है ये होती है प्रिमिटिव होती है। क्या? प्रिमिटिव होती है। ये याद रखिएगा, जो फीफो शेड्यूलिंग क्या है? ये प्रिमिटिव है। देखिए मैं अभी फिर से ये बात कहूँगा कि अभी जो हमसे अभी नए लोग जुड़ रहे हैं, अगर जिन्होंने अभी तक मेरी इस UPPCL से रिलेटेड कंप्यूटर की जो प्लेलिस्ट है, अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग जाइए एक बार, उसके सारे जो वीडियोज़ हैं उनको चेक कीजिए, देखिए। उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस कराए हैं और मैंने उसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस कराए हैं। तो जिन्होंने नहीं प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, ये 10वां प्रैक्टिस सेट है, यानी कि इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और लगभग 4 हमारे प्रीवियस ईयर के हो चुके हैं। शॉर्टकट कीज़ डाल चुके हैं, हमारा जो है फुल फॉर्म आ चुकी हैं, और एक आप लोगों की डिमांड पे जनरेशन का भी वीडियो आ चुका। तो इतने वीडियो अभी तक कंप्यूटर के आ चुके हैं। आप लोग जाइए, जिन्होंने भी नहीं देखा उसको विजिट कीजिए, देखिए। उससे आपको ये जो क्वेश्चंस आपके जो यहाँ पे जो आ रहे हैं ये आपको पीछे के पेपर्स में मिल जाएंगे। और क्या है, बार बार प्रैक्टिस करने से हमें क्या होता है कि चीज़ें याद हो जाती हैं और हमारी सही ज़्यादा होती हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो फीफो शेड्यूलिंग होती है वो क्या होती है? प्रिमिटिव होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा डायरेक्टरी एलिमेंट्स अपनाया जाता है? ठीक, देखिए जब हमसे पूछा जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी एलिमेंट की बात कर रहा है। देखो जब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में अधिकतर मतलब 10 में 90, 100 में 90 ऐसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे जिसमें हमारा ट्री टाइप का, ये इस तरीके से जो ट्री टाइप का जो डायरेक्टरी होती है ये अपनाई जाती है। हमेशा याद रखिए कि ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ट्री डायरेक्टरी एलिमेंट होता है वो अपनाया जाता है। तो इसका देखिए सिंगल लेयर डायरेक्टरी नहीं, 2 लेयर नहीं, ट्री लेयर। देखिए ये ट्री लेयर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ठीक, अब देखिए आप लोग बताइए ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है? तो देखिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर चांसेस हैं, बहुत चांसेस, 100 में 100% चांसेस हैं। वर्ड प्रोसेसिंग बिल्कुल नहीं,
कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे पास सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप हमारे किसी भी लैपटॉप, मोबाइल, आजकल के जो मोबाइल आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं, पॉमटॉप है, आपका पीसी है, ठीक है, अगर इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये वर्क ही नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। चलिए आप लोग पहले तो मुझे आप लोग ये बताइएगा कि मोबाइल में जो आजकल हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, इनमें किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। आप लोग उसका नाम मुझे कमेंट में बताइएगा। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कई सारे प्रोग्राम को कंट्रोल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए इसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है, जल्दी से बताइए। जब देखिए किसी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कई सारे, जब कई हो गया तो मल्टी हो गया, और प्रोग्रामों को कंट्रोल करने की प्रक्रिया सॉरी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये हमारी कहलाती है मल्टीटास्किंग। ज़्यादा कार्य करने की प्रक्रिया को मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टी यूजर, जब हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करने वाले मल्टी यूजर होते हैं उसको मल्टी यूजर। और स्ट्रीमलाइन ये अलग चीज़ होती है, सिमुलेशन हमारी ये अलग चीज़ होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से किसका इस्तेमाल किसी फंक्शन को प्रदर्शित करने के लिए नहीं होता है? चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा इसका इस्तेमाल नहीं होता है, कि किसका इस्तेमाल किसी फंक्शन को प्रदर्शित करने के लिए नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं। चलिए, फंक्शन की पैरामीटर की संख्या, फंक्शन का नाम, पैरामीटर का प्रकार और फंक्शन की रिटर्न टाइप। देखिए पैरामीटर की संख्या होती है, फंक्शन का नाम भी, पैरामीटर का प्रकार भी होता है, फंक्शन की रिटर्न टाइप, इसका कोई ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22, पॉइंटर किसका प्रकार है? ठीक है, जल्दी से बताइए कि पॉइंटर किसका प्रकार है। तो पॉइंटर किसका प्रकार है? इंटीजर डेटा टाइप का नहीं, कैरेक्टर डाटा टाइप का नहीं, अनसाइड इंटीजर डेटा टाइप का नहीं, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही है। देखो जो पॉइंटर होता है वो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होती है, एक तरीके से वो पॉइंट करता है, बताता है, वो किसी तरीके का प्रकार नहीं होता है, ना ही उसको आप किसी तरीके से ये कह सकते हैं कि नहीं ये इसी का कैरेक्टर डेटा टाइप, ये भी नहीं। हम अगर उसको वहाँ पे ले जाएंगे तो वो करेगा, अगर हम माउस से उसको दूसरी जगह पे ले जाएंगे तो वो दूसरी जगह पे पहुँच जाएगा। तो उसको इसी एक तरीके से हम बांध के डिफाइन नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, फ्लो पॉइंट, जो फ्लोट पॉइंटर होता है का प्रदर्शित करने का तरीका कौन सा है? जो फ्लोट पॉइंट होता है, फ्लोट पॉइंट जो होता है वो उसका एक तरीका बताना है, प्रदर्शित करने का तरीका बताना है कि कौन सा होता है। ठीक, देखो जब याद रखिएगा जो फ्लोट पॉइंटर की बात आए तो देखो फ्लोट के साथ में फ्लोट पूरा आता है, फिर स्टार बन जाता है, और उसके बाद में हमारा पॉइंटर आ जाता है। तो पॉइंटर के लिए शॉर्ट फॉर्म उसकी लिखी जाती है PTR। ठीक है, तो यहाँ पे FLOAT, तो ये फ्लोट स्टार, ये जो पॉइंटर, ठीक याद रखिएगा। देखिए फ्लोट स्टार नहीं है, हटा दीजिए, फ्लोट स्टार पॉइंटर है। इसमें देखिए स्टार पहले लग गया तो ये हो नहीं सकता, कोई नहीं, तो इसका ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? फ्लोट स्टार पॉइंटर, ये फ्लोट पॉइंट को प्रदर्शित करने के लिए होता है। फिर हमसे कह रहा है सी भाषा में लॉजिकल एंड को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? ठीक, देखिए सी भाषा में लॉजिकल एंड को, एंड मतलब ये, ठीक, कैसे प्रदर्शित किया जाता है, हमको इसका आंसर बताना है। देखो जब भी सी भाषा में लॉजिकल एंड की प्रदर्शित करने की बात आती है तो देखिए ये हमको ऐसे प्रदर्शित करना पड़ता है, दो एंड बना के इसको प्रदर्शित करना पड़ता है। ये देखिए @ नहीं, डबल एक्सक्लेमेटरी नहीं, एंड नहीं, एंड को तो एंड से दिखाने के लिए ये दो बनते हैं। ठीक है, वो भी सी भाषा में लॉजिकल एंड के लिए। ठीक, याद रखिएगा। देखिए ये जो हमारा UPPCL उसका पेपर होने को है असिस्टेंट अकाउंटेंट का, उसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए हुए थे वो सी भाषा से आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिले थे। मेरे उसमें खुद के जो है 32 नंबर आए हुए थे कंप्यूटर में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25, सी भाषा में कितने प्रकार के लूप होते हैं? देखिए सी भाषा में जो लूप के प्रकार होते हैं वो होते हैं 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए ये अभी हम लोगों के लिए ये ज़रूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे जो ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है उसमें सी लैंग्वेज नहीं है। तो मैंने बताया ना ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन जो आपको देखने को मिले ये हमारे क्वेश्चंस थे UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो पेपर लास्ट ईयर हुआ था फरवरी उसमें महीने में। तो ये उसी के क्वेश्चंस थे, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन उसमें आते हैं। पेपर उसका बहुत अच्छा आता है, बस उसमें 2 ही 3 चीज़ें पढ़ने वाली होती हैं, आप पढ़ लीजिए तो आपके 30 नंबर कहीं नहीं जाते हैं।
जैसे मेरे खुद के 32 नंबर आए हुए थे तो वो यही थे कि मैंने C++ और HTML ये 2-3 चीज़ें थी हमने पढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से हमको वहाँ पे अच्छे क्वेश्चन फंसे और मैंने वही अटेम्प्ट किए, बाकी मैंने इग्नोर ही कर दिए थे। और देखिए हर पेपर में आपको 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगभग सभी लोग कर लेते हैं, तो अगर जब सभी लोग को कर लेंगे तो आपको उनसे बाहर निकलने के लिए कितने नंबर चाहिए? 25 पे पास था, मेरे 32 नंबर थे। ठीक है, चलिए 26 को देखते हैं। किसी टेक्स्ट को इटैलिक में लिखने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करना पड़ता है? देखो, जब कभी भी इटैलिक में लिखने की बात आती है तो याद रखिएगा कि लेस देन, फिर आई और ग्रेटर देन, इसके बीच में हमको आई लिखना पड़ता है, तब हमारा ये इटैलिक में लिखने के लिए ये टैग होता है। जब हम ऐसे टैग देते हैं उसके बाद हमारा डायरेक्ट वो इटैलिक में चेंज होकर सारे कैरेक्टर लिखने लगते हैं। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, HTML में ईमेल लिंक कैसे बनाते हैं? तो वो HTML की बात कर रहा है। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, HTML हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर मेल प्रोटोकॉल होता है। तो देखो जब भी कभी ये HTML होता है क्या, HTML हमारी जो है कोडिंग होती है किस में? ये हमारे वेब पेज को लिखने में की जाती है। ठीक है, इसका जो ईमेल जो लिंक कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। मेल स्मॉलर मेल HREF इक्वल टू ए, ये मेल, ये भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं, यानी कि पहला और दूसरा तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोगों में से किसी ने UPPCL कंप्यूटर जो अकाउंटेंट असिस्टेंट का फॉर्म डाला हुआ है तो आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइए। मैं उसके लिए, देखिए उसका कंप्यूटर का लेवल और इसके कंप्यूटर के लेवल में अलग है, क्योंकि उसमें O लेवल का कंप्यूटर आता है और इसमें हमारे C लेवल का कंप्यूटर आता है, CC लेवल का। ठीक है, तो इसलिए दोनों में अंतर है। अगर आप लोगों में से किसी ने डाला हो तो मुझे बताइए, मैं उसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करा दूँगा और आप लोगों को क्वेश्चंस भी अच्छे प्रोवाइड हो जाएंगे जिससे आप लोग उसमें आराम से 25 नंबर को ला सकें। देखिए इसका जो सही आंसर होता है वो ये चौथा वाला हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से टेबल लिखने का टैग कौन सा है? देखो टेबल लिखने की बात कर रहा है तो टेबल लिखने के लिए जैसे इटैलिक लिखने के लिए हमने आई लिया था, तो इस तरीके से याद रखिएगा, इस तरीके से पहले हमको टेबल तो लेना ही लेना है। ठीक, देखिए इसमें टेबल है नहीं, इसको काट दीजिए, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तीनों में है। फिर लिखने के लिए टैग के लिए हमको याद रखिएगा जो हमारा जो टैब होता है उसमें हम लोगों को टेबल के साथ साथ में उसके बाद फिर हम लोग इस तरीके से इसमें TR भी आता है और ऐसा करके TD भी आता है। ठीक, देखिए ये किस में है? देखिए ये सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस आज ऐसा है ना कि क्योंकि ये सेट पेपर प्रीवियस ईयर का था तो इसलिए मुझे लाना पड़ा, क्योंकि इसमें जो है आपके सारे वो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो आपको किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो जो अभी ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं ये हमारे पिछले साल जो उसके क्वेश्चन थे एक असिस्टेंट अकाउंटेंट उसको इसी तरीके से आए हुए थे। चलिए हेक्साडेसिमल में 15 का मान क्या होता है? ठीक, देखिए जब हेक्साडेसिमल में 15 का मान पूछा जा रहा है तो वो हमारा F होता है। देखिए ये खूब क्वेश्चन ये हमारे हमेशा इसी तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज के तो थोड़ा सा हाई क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि उसमें O लेवल का होता है तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सभी HTML टैग किसके अंदर लिखे जाते हैं? देखो अभी आपको मैंने बताया था किसके अंदर लिखे जाते हैं, ये हमारे स्मॉलर देन और ग्रेटर देन के बीच में लिखे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये। चलिए फिर 31 नंबर, किसी डॉक्यूमेंट में पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ये क्वेश्चन तो इतना आसान है कि इसका आंसर अगर मैं ना भी बताऊं तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए कोई नहीं, फिर भी मैं क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही फुल फॉर्म होती है इसकी, जो पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए क्या होता है? कंट्रोल है। मैंने बताया था कि कहीं भी आपको सेलेक्ट करना हो, चाहे वो MS ऑफिस हो, वर्ड पैड हो, नोट पैड हो, पावर पॉइंट हो, कुछ भी हो, हमको हर जगह पर कंट्रोल ए करते ही हमारा क्या हो जाएगा? सभी सेलेक्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, इनमें से कौन सा प्रोग्राम जो है स्पेलिंग चेक का काम करता है? देखिए जैसे स्पेलिंग से पता चल रहा है कि वो चेक कर रहा है तो स्पेलिंग चेक, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पेल चेक। चलिए 33 नंबर, इनमें से कौन सा टूल वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? देखिए वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसकी बात कर रहा है, तो जब जो इस्तेमाल किया जा रहा है हमको उसके बारे में बताना है। ठीक, वर्ड प्रोसेसर की बात थी। देखिए कंप्यूटर तो वो तो वर्ड प्रोसेसर के मामले में यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, MS वर्ड और टाइपराइटर। देखिए टाइपराइटर इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि
ये एक तरीके की मशीन होती थी टाइप करने के लिए। तो अब जो बचा, कौन सा बचा? MS वर्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? MS वर्ड। इनमें से कौन सा ऑप्शन इंसर्ट मेनू में नहीं होता है? देखिए अब जो क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा ये आपके ओ लेवल हैं, ये आपको CCC लेवल के ही क्वेश्चन हैं, ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। इनमें से आपको क्वेश्चन आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो देखने को मिल जाए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इंसर्ट मेनू में नहीं होता है? तो देखो जो इंसर्ट मेनू में हमारा जो ऑप्शन नहीं होता है वो बुकमार्क का नहीं होता है, ठीक। हाइपरलिंक उसमें होता है, बुकमार्क नहीं होता है। हेडर एंड फुटर भी होता है, फुटनेट भी होता है। तो हमारा यही एक ऐसा ऑप्शन होता है जो उसमें हमारा ऑप्शन किसमें? इंसर्ट मेनू में नहीं मिलता है। चलिए 35 नंबर, एक्सेल में किसी मैक्रो को बनाने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? वाह, देखिए ये भी क्वेश्चन हम लोगों का पिछले सेट पेपर से आया हुआ है जो हम लोगों ने पहले किए हुए हैं। उसमें भी माइक्रो के लिए क्वेश्चंस आया हुआ था कि उसमें जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो में। माइक्रो बनाने के लिए जो जिस भाषा का इस्तेमाल होता है वो होती है विजुअल बेसिक भाषा होती है, याद रखिएगा। अभी भी जो लोग भी अभी मुझसे नए जुड़े हुए हैं वो लोग जाके पहले आप लोग सारे वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उसको देखते हैं तो देखिए उनको देखने से आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और जो लोग मुझसे रेगुलर जुड़े हैं उनको ये पता होगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, और अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा तो अब देखिए दोबारा आ गया तो आपको थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा। अगर ये तिबारा आ जाएगा, तीसरी बार आ जाएगा तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए फिर CC हेडर फाइल जो इनपुट आउटपुट हैंडल करता है क्या होता है वो? चलिए वो आई stream.h होता है, ये पहला ऑप्शन इसका सही होता है। चलिए ये क्वेश्चन खैर थोड़ा सा CCC मतलब C++ लैंग्वेज का है तो ये आपको ओ लेवल का क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रन टाइम पर बाउंड किया जाता है? देखो जब रन टाइम पर बाउंड की बात आती है तो वो होता है वर्चुअल फंक्शन। क्या होता है? वर्चुअल फंक्शन। ये रन टाइम पर बाउंड किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? B। फिर देखिए C++ का हमारा है। C++ का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है। देखो जो C++ का फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है CPP, ठीक है। याद रखिएगा CPP होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? .cpp। फिर 39, देखिए C++ के ऑब्जेक्ट कांड का एक्सटेंशन क्या होता है? अब C++ के ऑब्जेक्ट कांड का पूछ रहा है। देखो जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए OBZ आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट बन गया और उसके आगे डॉट लगा दीजिए। डॉट लगाना है, ये नहीं लगाना है। उसके आगे डॉट लग गया तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कांड का एक्सटेंशन हो गया। चलिए जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। आपने देखा होगा अभी भी मुझे खांसी आ रही है, लेकिन आप लोगों की वजह से जो है, क्योंकि आप लोगों का मतलब कोई भी डे मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मेहनत करके आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रहे हैं जिससे आप लोगों का डे मिस ना हो और प्रैक्टिस छूटे नहीं, इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है कि दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, वह एरर जिसमें सेमी कॉलन नहीं उपस्थित होता है वो क्या होता है? सेमी कॉलन क्या होता है? डॉट और नीचे ये कॉमा, ठीक, ये होता है हमारा सेमी कॉलन। नहीं उपस्थित होता है वह एरर जिसमें सेमी कॉलन नहीं होता है। तो वो कौन सा एरर होता है जिसमें नहीं होता है? ठीक, देखिए ये होता है सिंटैक्स जो होता है, सिंटैक्स एरर होता है, इसमें हमारा सेमी कॉलन उपस्थित नहीं होता है। चलिए 31 नंबर, फिर 41 नंबर देखिए, मॉडेम डिवाइस जोड़ता है। मॉडेम डिवाइस किसको जोड़ता है? जल्दी से बताइए। ठीक, देखिए जो मॉडेम डिवाइस है जोड़ता है किसको? ये हमारे फ़ोन लाइन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? फ़ोन लाइन को। फिर क्वेश्चन नंबर 42, किसी वेब सर्वर पर उपस्थित वेब पेजों का समूह कहलाता है। जब किसी वेब सर्वर पर उपस्थित वेब पेजों का समूह, ये क्या कहलाता है? ये देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा पुराने ही सेट पेपर का ही है कि उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन है। देखिए लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो सकती है, लेकिन लगभग आपको 80% लैंग्वेज पुरानी मिलती है, 20% उसमें नया जोड़ा जाता है क्वेश्चन को हेर फेर करने के लिए। तो वेब पेज पर सर्वर पर उपस्थित वेब पेजों का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं वेबसाइट। क्या कहते हैं? वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी प्रोग्राम को डाउनलोड करना और उसकी बहुत सी नकल यानी कि कॉपी बनाना क्या कहलाता है? ठीक, देखिए जैसे अगर हमने कोई मूवी डाउनलोड कर ली, ठीक है, अब उसको हम लोग क्या कर लिया, उसको हमने सीडीओ में अलग अलग सीडी में उसकी कॉपी करके बना के रख ली, यानी कि वही नकल करके रख ली। तो जब हम लोग इसकी जब कॉपी करते हैं तो जब खुद कह रखा है उसने ब्रैकेट के अंदर कि कॉपी यानी कि नकल का है चाहे कॉपी का है, बात तो एक ही है। तो जब वो कॉपी कर रहा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो कॉपी करना ही कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44,
देखिए कभी कभार आपको इतने क्वेश्चन सरल देखने को मिलते हैं, लगभग ये सारे लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इसको तो आप काउंट करिए, बस क्वेश्चन हो गया, नंबर सही मिल गया, लेकिन आप इसमें कहीं पे भी आगे नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि लगभग लगभग सभी ने इसका आंसर सही दिया होगा। ठीक, या खरीदार को कंप्यूटर के द्वारा खरीदारों की सुविधा प्रदान करता है। ये कौन सा ऐसा होता है जो हमको खरीदारों की सुविधा प्रदान करता है, और कंप्यूटर पर वो भी। तो देखिए जब भी कभी कंप्यूटर पर हम लोग खरीद या बिक्री करते हैं उसको क्या कहते हैं? ई बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो जब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई बिजनेस हो जाएगा। नहीं, ई बिजनेस कहाँ होता है, सॉरी, वो क्या होता है? ई कॉमर्स होता है। अच्छा, इसमें ई कॉमर्स ऑप्शन दे रखा था, देखिए यहाँ से गलती हो जाती है भी कि ई कॉमर्स जब अगर दे रखा है तो ध्यान रखिएगा इसका हमेशा सही आंसर आएगा ई कॉमर्स, ई बिजनेस नहीं। अगर ई कॉमर्स नहीं दिया होता तो ये ई बिजनेस सही होता, लेकिन हमें ई कॉमर्स दे रखा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई कॉमर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? वह सॉफ्टवेयर जो कि वेब पेज को देखने व्यू के लिए सुविधा प्रदान करता है, वो क्या होता है? आप जैसे मान लीजिए गूगल खोल रहे हैं, अगर आप ये खोल रहे हैं तो ये हम कहाँ खोलेंगे? ये हमको खोलने की सुविधा कौन देगा? क्या साइट देगी कि लिंक देगा? चलिए आगे देखते हैं कि होस्ट देगा या ब्राउज़र देगा। आप बताइए आप इसको कहाँ से देखेंगे? होस्ट पे देखेंगे या आप कहाँ देखेंगे? ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र पे ही देखेंगे ना। आप क्रोम पे खोलिए, आप जो है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोलिए, मोजिला पे खोलिए, और जो है आपका ओपेरा पे खोलिए, सफारी पे खोलिए, कहीं भी खोलिए, आपको ब्राउज़र का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा नंबर इस्तेमाल करता है? देखो जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो हमारा नंबर जो है इस्तेमाल करता है, उसको हम लोग कहते हैं 16। क्या इस्तेमाल करता है? हेक्साडेसिमल 16। इसका भी पीछे एक आंसर क्वेश्चन दूसरे लैंग्वेज में आया था वहाँ पे दूसरे लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा था। इसी सेट पेपर में आप देखिएगा तो आपको याद आएगा कि दूसरा क्वेश्चन हेक्साडेसिमल के ऊपर एक और क्वेश्चन आया हुआ था। इनमें से कौन सा किसी कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर के दिमाग को क्या कहते हैं? CPU। ठीक है, चलिए आप OMR को छोड़ के बाकी ALU और BDU दोनों की फुल फॉर्म का आंसर मुझे कमेंट में आप बताइएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए ऐसा है, देखिए मैं पूछ देता हूँ, उसमें से कोई जवाब नहीं देता है। एक लड़की है, सिर्फ वही जवाब देती है। और आप ये सोचिए कि क्या वही लड़की सिर्फ तैयारी कर रही है? आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप लोग, अगर आपसे एक बात बताइए, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप वहाँ पे आके उसका कमेंट कर देंगे तो आपके पास से तो कुछ नहीं जाएगा ना। बस ये सोचिए कि अगर आपने कमेंट किया, अगर आपका कोई कमेंट गलत है तो उसको सही किया जाएगा, आंसर बताया जाएगा आपको, तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में परमानेंटली छप जाएगा, आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर आप जवाब ही नहीं देंगे तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को पीछे ढकेल रहे हैं। तो जब भी आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो कमेंट में उसका आंसर ज़रूर बताया करिए। भले ही आपको गलत आता हो, आप गलत बताइए, क्योंकि आप गलत बताएंगे तो कोई दूसरा उसको सही करेगा आके, और जब वो सही करेगा आके तो आपका वो क्वेश्चन हमेशा के लिए सही हो गया। अब आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ज़रूर आंसर ज़रूर किया करें। देखिए 48 नंबर, कितने बाइट का 1 KB होता है? किलो बाइट यानी कि KB होता है। देखिए जब भी कभी बात आती है तो हमेशा याद रखिएगा, कंप्यूटर में हमेशा 1024 के हिसाब से, 1024 के हिसाब से ही काउंट किया जाता है। ये KB, अब इतने ही KB मिलके MB बनाएंगे, इतने ही MB मिलके फिर GB, इतने ही GB मिलके फिर TB, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता जाता है और यही प्रोसेस चलता रहता है। किसी हाफ एडर में कैरी कैसे प्राप्त किया जाता है? ठीक है, देखो ये हमारा ओ लेवल कंप्यूटर का जो है क्वेश्चन है, कोई नहीं फिर भी आप देख लीजिए। जब हमें हाफ एडर में कैरी प्राप्त करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? ये एंड गेट से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? एंड गेट से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंड गेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। अभी इसी का शायद ये दूसरा या इसी पेपर का शायद पहला या दूसरा ही क्वेश्चन इसी का था। वो लैंग्वेज चेंज थी, उसमें असेंबलर पूछा गया था कि असेंबलर क्या काम करता है। तो वो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि असेंबलर क्या काम करता है। अब यहाँ पे उल्टा करके पूछ लिया कि वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है, कौन असेंबली को कौन बदलेगा? असेंबलर। तो असेंबलर हो जाएगा। ठीक, जब मैंने आपको ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में बताया था तो आप लोग मुझे कंप्यूटर इसमें कमेंट में करके बताइए कि कंपाइलर क्या करता है और इंटरप्रेटर भी क्या करता है। देखिए ये कन्वर्ट दोनों करते हैं, मुझे ये नहीं जानना है कि ये क्या करते हैं, ये तो कन्वर्ट दोनों करते हैं। आपको भी पता है कि ये भी आपको जो है मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा। ये भी मुझे ये बताना है कि इंटरप्रेटर कितना एक बार में डेटा इंटरप्रेट कर सकता है और कंपाइलर कितना एक बार में कन्वर्ट कर सकता है। दोनों ये बताना है कि कितना कितना कन्वर्ट करते हैं।
दोनों की डिफिनेशन के साथ साथ में आपको मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आप लोग कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि कंपाइलर क्या कितना एक बार में कंपाइल करता है, यानी कि कन्वर्ट करता है, और इंटरप्रेटर एक बार में कितना इंटरप्रेट करता है एक बार में। ये मुझे एक लाइन में आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए, आज की हम लोगों की 50 क्वेश्चंस की क्लास ख़त्म हुई। और बाकी अभी मेरी देखिए तबीयत उतनी अच्छी तो नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी मैं गैप नहीं करना चाहता था, जिससे आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको जो है आज भी वीडियो मिला, और इसीलिए आपका जो है वो 1000 सीरीज़ वाला जो है वो शायद अभी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, क्योंकि तबीयत नहीं अच्छी है उतनी। तो जैसे ही वो रिकॉर्ड होता है आपको वो भी आप मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और जो लोग अभी इस पे नए आए हुए हैं मेरे चैनल पे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोज़ को देखिए। वीडियोज़ को देखने से आपको क्वेश्चंस कुछ रिपीटेड वाले जल्दी से याद हो जाएंगे, और आप भी बाकी लोगों की तरीके से ही आप भी क्वेश्चंस को 30+ नंबर लाने लगेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।